प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो हमने 10वीं कक्षा के छठे पाठ जय प्रक्रम से बनाई है। उसमें हमारे शरीर में बहुत से ऐसे प्रक्रम चलते रहते हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। उन्हीं में से एक बेहद इम्पोर्टेंट है पाचन। तो पाचन की प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम मानव पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे तो ये 10वीं के उससे लिया, लेकिन छठी से लेकर 10वीं कक्षा तक और आगे तक ये टॉपिक चलता रहता है। हमने इसको इतना आसान किया है कि छठी से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे जो इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी पूरा पाचन सिस्टम का एक चित्र दिखाया है। इसमें मुख गुहिका या जिसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, मुंह से शुरू होकर यहाँ मल द्वार तक इसकी टोटल लंबाई लगभग 7.5 मीटर से भी कुछ ज़्यादा होती है। पाचन की जो हम बात करते हैं तो पाचन का अर्थ होता है कि जो जटिल खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उसको इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ देना कि जब छोटी आंत में उसका अवशोषण हो तो वो बड़ी आसानी से उसकी आंतरिक दीवार से अंदर रिस जाए और खून के अंदर जाकर मिल जाए, जहाँ से जाकर के वो पूरे शरीर में पोषण प्रदान कर सके। तो आइए विस्तार से हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ मुख गुहिका यानी कि बक्कल कैविटी से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो भोजन के जो मुख्य घटक होते हैं 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनको कहाँ तक लेके जाना है तोड़ के। कार्बोहाइड्रेट को हमने इतनी छोटी इकाई करनी है जो अंदर रिस सके, ये ग्लूकोज में तोड़ना है। प्रोटीन को हमने अमीनो अम्ल तक तोड़ना है और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देना है। तो आइए इसके छोटे टुकड़े करने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ से मुख के अंदर दांत होते हैं। दांत हम उसको कहते हैं 32 बार चबाना चाहिए। उसका यही तात्पर्य है कि भाई भोजन को जितना ज़्यादा अच्छे से चबाएंगे उतना ही पाचन बढ़िया होगा। यानी कि आंतों को दांतों का काम नहीं करना पड़ेगा, दांत उसको काफ़ी बारीक कर देंगे तो हमारी आंतों को कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा पाचन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। तो मुंह के अंदर कौन कौन से काम होते हैं? एक तो इसको दांतों ने बारीक कर दिया। दूसरा, हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़े मुख्य लार ग्रंथियां होती हैं और उसके साथ साथ सैकड़ों छोटी छोटी ग्रंथियां भी होती हैं जिनमें से लार निकलती है। उस लार के मुख्य 2 काम हैं। पहला, वो उस भोजन को मुलायम बनाती है ताकि हम जब उसको निगलें तो बड़ी आसानी से जो है हमारी ग्रास नली में आगे की तरफ चला जाए। और दूसरा, वो लार एक पाचक रस भी है। उसके अंदर सैलाइवरी अमाइलेज या जिसको टाइलिन कहते हैं, वो एक पाचक एंजाइम है जो मंड को यानी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने वाला होता है। तो यहीं से पाचन, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई मंड यानी स्टार्च का पाचन आपकी मुख गुहिका से ही शुरू हो जाता है जो ही हम अंदर भोजन लेते हैं। उसके बाद ये चिकना भोजन आसानी से निगल के हम ग्रास नली के द्वारा, जिसको अंग्रेजी में ईसोफेगस बोलते हैं, इसमें से ये नीचे जाएगा और ये थैली जिसको हम आमाशय स्टमक कहते हैं या देसी भाषा में जिसको पेट कहते हैं, उस थैली के अंदर पहुंच जाता है। अब इसके अंदर ये 3-4 घंटे रहेगा। आमाशय में कौन कौन से रस निकल के इसमें मिलते हैं? उनमें पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या काम हैं? एक तो भोजन के साथ यदि कोई सूक्ष्म जीव या जो कोई रोगाणु अगर अंदर आ गया है तो उसको वो मार देता है। और दूसरा, हम भोजन चाहे क्षारीय ही क्यों न किया हो उसको अम्लीय बना देता है, यानी कि उसका पीएच मान 7 से नीचे कर देता है ताकि उसके अंदर अब आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला था उसका काम ये है, क्योंकि एक एंजाइम, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, वो तभी एक्टिवेट होगा जब यहाँ अम्लीय भोजन। तो अम्लीय होने के बाद
वो पेप्सिन उस पर काम करना शुरू कर देगा और प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ करके यानी कि पेप्टोन्स बनाने का काम ये शुरू कर देगा। और तीसरी चीज़ जो आमाशय में से स्रावित होती है वो होती है श्लेष्मा, या जिसको म्यूकस कहते हैं। वो हमारे आमाशय और आगे की आंतों में अंदर की तरफ एक चिकनी परत बनाती है, ताकि ये जो पाचक रस होते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह होते हैं, ये हमारी पाचन तंत्र की मांसपेशियों को नुकसान ना पहुंचा सके। आप ये उल्लेखनीय है कि ये सारा जो है ये आमाशय ये सब कुछ मांसपेशियों से ही बना है, और लोग तो मांस भी खाते हैं, वो हजम हो जाता है, लेकिन ये हमारा तंत्र क्यों हजम नहीं होता? यही कारण है क्योंकि श्लेष्मा की एक परत अंदर बन जाती है। तो तीन चीजें इसमें निकली, एक श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम। तो मैंने बताया वो प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। तो प्रोटीन का पाचन हमारा आमाशय से शुरू हो गया, मंड का हुआ था मुखगुहिका से, और प्रोटीन का पाचन हमारा आमाशय से शुरू हो गया। अब ये आपको दो छल्ले से दिखाई दे रहे हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं, ये इसोफेगल स्फिंक्टर यानी कि छल्ला है, और ये आगे इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर यानी कि एक छल्ला यहाँ है। तो इसमें 3, 4, 5 घंटे तक ये भोजन जो है इसके अंदर रहता है, और इसके ऊपर ये रस क्रिया करते हैं। उसके बाद ये छोटी आंत का पहला भाग शुरू होता है यहाँ से, इसको हम अंग्रेजी में डोडिनम और हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। ये यू के आकार का जो बन गया। अब जो ही भोजन ये आगे इसमें खिसकता है, तो यकृत, ये लीवर, जिसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, हिंदी में यकृत है, जिगर भी कह देते हैं। इस लीवर का काम ये है कि इसके अंदर एक कड़वा हरे रंग का रस निकलता है, जिसको हम बोलते हैं पित्तरस। और ये पित्तरस क्या काम करता है? पित्तरस इसमें से निकल के पहले इस थैली में इकट्ठा हो जाएगा, और जब भी इसकी आवश्यकता होगी तो इस डक्ट के द्वारा जो है यहाँ आएगा, और अग्नाशयी जो रस जिससे निकलता है, जो इसका डक्ट होता है, इसके अंदर ही मिल करके, और ये आपका यानी कि ग्रहणी के अंदर भोजन में मिलेगा। तो इसका मैं कह रहा था क्या काम है इस कड़वे पदार्थ का? पित्त का काम है कि वो एक तो जो वसा हम खाते हैं, चिकना ही जो भी घी तेल जो भी, उसके ऊपर क्रिया करके उसका इमल्सीकरण करता है, यानी कि उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, ताकि उसके ऊपर वसा पचाने वाले एंजाइम बड़ी अच्छी प्रकार से काम कर जाएं, और उसको लास्ट में जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ सके। तो ये आपका इसका काम है लीवर का। ये लीवर यानी कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ये याद रखेंगे। अब इसके बाद आता है ये आपका अग्नाशय। इससे पहले आपको ये बता दूं कि यहां जो भोजन अम्लीय था, उसमें पित्तरस मिलने के बाद वो आपका भोजन क्षारीय हो जाता है, यानी कि पीएच मान उसका 7 से अधिक हो जाता है। और वो इसलिए क्योंकि जो अग्नाशयी रस जो निकलेंगे, पाचक रस सभी प्रकार के, वो तभी एक्टिवेट होंगे जब उस भोजन का जो है वो अक्षारीय हो जाएगा, अर्थात पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। तो दो काम हो गए पित्तरस के, एक तो वसा का इमल्सीकरण हो गया और भोजन को क्षारीय बनाना। अब ये है आपका अग्नाशय। आपने पढ़ा होगा कि भाई जो शुगर का जो रोग होता है वो इंसुलिन की डिस्टर्बेंस से होता है, वो भी इसी में से निकलता है। लेकिन अब हम सिर्फ पाचन की बात कर रहे हैं। तो अग्नाशय में से जो रस निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं, जैसे लाइपेज है, ट्रिप्सिनोजन है, कीमोट्रिप्सिनोजन है। जो ये ट्रिप्सिनोजन बताया, इससे ट्रिप्सिन बनता है, जो बाकी जो जिसमें जो ये रस निकलते हैं उनको भी एक्टिवेट करता है वो। तो बहुत से पाचक रस इसमें से निकलते हैं और आपके भोजन में मिलते हैं। तो अब ये प्रक्रिया लगातार जारी है। अब अलग अलग एंजाइम अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं। फिर ये जो छोटी आंत में से भी बहुत से पाचक रस निकलते हैं, जिनको जैसे हम कहें सक्रेज है, माल्टेज है, इस प्रकार के बहुत से रस निकलते हैं, जो अंत में जाकर के इस छोटी आंत में, छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांतर या स्मॉल इंटेस्टाइन जो जिसको कहते हैं, उसमें जाकर के हमारे भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है।
तो बच्चों ये यहाँ ये बात भी समझने वाली है कि नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन इसकी लंबाई जो है ज्यादा होती है, लगभग 6 मीटर, आप 20 फुट भी कह सकते हैं। जबकि ये जो बड़ी आंत आप देख रहे हैं, बड़ी आंत जो है उसकी मोटाई ज्यादा जरूर होती है, लेकिन उसकी लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर, 5 फीट से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो हम बात कर रहे थे कि भाई भोजन का पाचन पूर्ण हो गया छोटी आंत, क्षुद्रांतर या छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। याद रखें ये बात कि भोजन का पाचन पूरा कहां होता है? छोटी आंत में, क्षुद्रांतर में, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अवशोषण कहां होगा? क्योंकि उसको खून में मिलना है। खून की नलकियां जो है आपकी, जो ये छोटी आंत है, इसकी दीवारों में खून की जो नलियां हैं उनमें लगातार खून बहता रहता है। तो उसके अंदर इस भोजन को, पचे हुए भोजन को अंदर रिसना है। तो अंदर रिसने के लिए अब उसका, क्योंकि इतना सारा भोजन है, उसका अवशोषण के लिए एक उसकी जो आंतरिक दीवार है, किसकी? क्षुद्रांतर की, छोटी आंत की, उसके ऊपर इस प्रकार के प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हमें हिंदी में दीर्घरोम या रसांकुर कह सकते हैं, अंग्रेजी में इनको विलाई बोलते हैं। ये होते हैं छोटी आंत के का जो आंतरिक जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण बड़ी अच्छी प्रकार से हो जाए और वो सारा का सारा हमारे ब्लड में मिल जाए और वहां से सारे शरीर में पहुंच करके हमें पोषण प्रदान करे। तो ये था इसका काम, दीर्घरोम का काम था। अब भोजन का पाचन पूरा हो गया छोटी आंत में, उसका अवशोषण भी हो गया। अब भोजन आगे खिसकता है बड़ी आंत में, यानी कि बृहदांत्र में, जिसको आप लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। तो अनपचा भोजन आगे चला गया। एक बात और यहाँ जो है, ये कीड़े जैसी एक संरचना जो अवशेषी अंग है, आजकल हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है, जिसको अपेंडिक्स से ज्यादा समझते हैं, ऑपरेशन करवा के इसको निकाल भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता पाचन पर। तो अब भोजन आता है बड़ी आंत में। अब क्योंकि इसके अंदर कुछ ज्यादा जल की मात्रा होती है, तो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ध्यान रहे, भोजन का अवशोषण हो चुका है छोटी आंत में और जल का अवशोषण आपका इस बड़ी आंत के अंदर हो जाएगा। अब जो अनपचा भोजन आगे चला जाएगा वो मलाशय में इकट्ठा हो जाएगा और समय समय पर जो है मलद्वार के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये बात आपने ध्यान कर लिया कि लास्ट में पाचन का ये काम पूरा हो गया, कार्बोहाइड्रेट बदल गए ग्लूकोज में, प्रोटीन बदल गया अमीनो अम्ल में और वसा बदल गया है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, ठीक है। भोजन मंड का पाचन शुरू हुआ था मुखगुहिका से, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय से और वसा का होता है ग्रहण या छोटी आंत से, ठीक है। तो आज के मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।